वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में जो हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसी की क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछली 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड अंग्रेजों के बारे में और पुर्तगालियों के बारे में क्लियर किया हुआ है। और आज उसी से रिलेटेड आगे के फैक्ट्स देखने वाले हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनी आ रही है। न्यू है इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है, साथ में 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आरओ री एग्जाम और यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए। खासकर जो बच्चे आरओ का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए क्लासेस महत्वपूर्ण है, दोपहर वाली भी, शाम वाली भी। इवन जो डेली शॉर्ट्स आते हैं उनको भी कंप्लीट कीजिए, वो भी आपके कोई ना कोई फैक्ट को क्लियर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ आप अगर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लग रहा है अभी तैयारी में कमी है, मॉक टेस्ट मैंने कराए हैं, उनसे आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे या अभी भी आपको दिक्कत लग रही है। तो कोई भी सब्जेक्ट वीक है आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, इन पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसी से रिलेटेड आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। ठीक है, सारी जानकारी नंबर्स पे आपको मिल जाएगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, इसके अलावा आपको कोई कंटेंट फॉलो नहीं करना पड़ेगा, जितना दिया गया सिर्फ उतना ही तैयार करना है और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। कोई अदर मैगजीन, करंट अफेयर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करना होगा। ठीक है, तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अंग्रेजों का भारत में जब आगमन होता है कैसे कैसे वो अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, कहाँ कहाँ का क्षेत्र वो ले लेते हैं। और अब हम देखेंगे बंगाल में इनकी शक्ति का विकास कैसे हो रहा है, बंगाल में अपना विस्तार कैसे कर रहे हैं। तो बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट कब मिलती है, तो 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई थी, जब गैबियन बांटन ने, जो कि बंगाल के सूबेदार थे, सासूजा, इनके साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहते थे और एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए ये प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके द्वारा होता क्या, 3000 रुपये वार्षिक कर देते हैं। इसके बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो याद रखिएगा 1651 में, तो 1651 ईस्वी में सासूजा के द्वारा एक ये लाइसेंस प्राप्त करते हैं जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर देते, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार करने की इनको अनुमति मिल जाती है। फिर 1656 में एक दूसरा इन्हें निशान मिल जाता है जिसके तहत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति फिर से मिल जाती है। सासूजा तक तो सही था, लेकिन जब उसके उत्तराधिकारी आते हैं तो उन्हें वो सही नहीं लगता जो निशान दिया गया था। फिर आगे क्या होता है, 1672 में कंपनी ने शाइस्ता खां होते हैं, इनसे एक फरमान ले लिया होता है और कर अदा करने से इनको फिर से मुक्ति मिल जाती है। फिर बादशाह औरंगजेब 1680 में एक फरमान जारी करते हैं जिसमें ये आदेश देते हैं कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग नहीं करेगा, ना ही उनके व्यापार में कोई रुकावट डाली जाएगी। अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया और औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर वे हुगली से भाग खड़े हुए। तो पहले अंग्रेज क्या करते हैं, हुगली में बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाने लगते हैं। औरंगजेब तुरंत उन पर आक्रमण करता है, उनको पराजित करता है। बाद में वो क्या होते हैं, वहाँ से सब भाग जाते हैं, हुगली के पास पहुँच जाते हैं। बाद में क्या होता है कि फिर से माफ़ी मांगते हैं तो इनको फिर से अनुमति मिल जाती है व्यापार की। तो अंग्रेजों को 1687 ईस्वी को शरद ऋतु में सूतानाती में लौट आने की फिर से आज्ञा मिल गई। तो जॉर्ज चरनॉक ने अगस्त में 1690 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित कर ली थी। फरवरी 1691 में बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां, इनके उत्तराधिकारी थे इब्राहिम खां। इन्होंने भी एक फरमान दे दिया जिसके अनुसार क्या हुआ कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले चुंगी कर की अदायगी से फिर से अंग्रेजों को मुक्ति मिल जाती है। बर्दवान जिले के एक जमींदार थे शोभा सिंह, इनके विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने 1696 में अपनी नई कोठी की जो किलेबंदी है उसकी अनुमति ले लेते हैं। और बंगाल के सूबेदार थे अजीमुस्सान, इन्होंने 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती दिया, कालीकाता, गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जब जमींदारी दे दी तो जिसके बदले वो गांवों के मालिकों को कितने रुपए देने पड़े थे, 1200 रुपये। और इतने में इनको क्या मिल जाता है, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये तीनों जगह मिल जाती हैं। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम क्या रखा गया, तो फोर्ट विलियम रख दिया गया और सर चार्ल्स सायर को इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। अब 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर इसे घोषित किया गया जो सन 1774 ईस्वी से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहता है।
अंग्रेजों के बारे में और भी आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। बट अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो अगली कौन सी कंपनी आती है, कैसे इनका आपस में संघर्ष होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। तो अंग्रेजों के बाद आ जाते हैं डेन। तो डेनिश वासियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये 1616 में भारत आए थे। तंजौर जिले के टैंकेबार में ये 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री बना लेते हैं, और इसके बाद बंगाल के सीरमपुर में 1676 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, और 1845 में क्या करते हैं, यहाँ से सारी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी को बेच देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती 1731 में, परंतु उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ किया था, न कि भारत के साथ। फिर फ्रांसीसी आते हैं। अब यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनका संघर्ष लंबे समय तक अंग्रेजों के साथ चलता है, और कैसे इनकी शक्ति यहाँ से समाप्त होती है उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वें, जिनके समय पर प्रसिद्ध मंत्री थे कोलबर्ट। तो इनके प्रयास के फलस्वरूप 1664 में एक जो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी थी, कंपनी द एंड ओरिएंटल, इसकी स्थापना हो जाती है। फ्रांसीसी पहले मेडागास्कर द्वीप में पहुंचे थे, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में असफल हो जाते हैं। फ्रांस से दूसरा दल आता है 1667 में। इसका नायक कौन था, फ्रैंको कैरो था, इनके नेतृत्व में आता है, और इसके साथ इस्फहान का निवासी था मरकारा, ये भी आए थे। तो भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित हुई। याद रखिएगा, इनकी फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है, 1668 में सूरत में। देखिए, पुर्तगालियों से बात करते चलते हैं। तो पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1503 में बनाई थी कोचीन में, फिर 1505 में कन्नूर में। अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, सबसे पहले अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम, लेकिन बाद में 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में सफल रहते। डेनिस की बात करें तो 1616 में आए थे, लेकिन इनकी जो पहली फैक्ट्री है 1620 में स्थापित हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर करते हैं, तो ये देखिए तंजौर जिले के टैंकोबार में करते हैं। फिर फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहली कोठी कहाँ बनाई थी, तो ये 1669 में, ये माफ कीजिएगा 1668 में सूरत में बनाई थी, और 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ याद रखिए, फैक्ट्री कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं स्टैब्लिश कर रहे थे, सिर्फ व्यापार का एक केंद्र था, जहाँ पर ये अपना गोदाम टाइप में आप सोच सकते हो, वहाँ अपना सामान रखते थे, लेकिन वहाँ से अपना व्यापार करते रहते थे। तो याद रहेगा सबके बारे में, सबने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की। दूसरी चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, आपको ध्यान देना होगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ कंपनी बनाई थी, कौन कौन से स्थान पर ये फैल चुके थे, व्यापार का केंद्र बना चुके थे, क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1672 में क्या होता है, फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सैंथोम को ले लिया था। ठीक है, लेकिन अगले साल उनका जल सेनापति था दिलाहे। तो गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा ये पराजित हो जाता है, और डचों को सैंथोमी देने के लिए बाध्य होना पड़ा। मतलब डचों को इनको सैंथोमी देना पड़ा। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी ले लिया। फिर 1697 में रिजविक की संधि होती है। ये संधि याद रखिएगा, अगर क्रोनोलॉजी में आ जाए तो 1697 में रिजविक की संधि होती है, और इसको वापस फिर लौटा दिया जाता है, और यहाँ पर 1706 तक मार्टिन यहाँ का गवर्नर रहता है। ठीक है, बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां। इन्होंने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहाँ पर 1690 से 1692 में उन्हें चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बना ली थी। देखिए, यहाँ पर आपको डेट ज़्यादा मिल रही हैं, फैक्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। आरओ के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं पे बेस्ड होंगे। आप देखेंगे वहाँ पर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, जो स्टेट में भी बनेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ ऐसा पूछ रहा होगा जहाँ पे आपको डेट को लेकर के इशू हो जाता है। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ एग्जैक्ट डेट के साथ दी गई है, जिससे आपको याद रहे कि कैसे कैसे घटनाएं चल रही हैं। अगर आपको डेट नहीं भी याद आ रही तो एक घटनाक्रम आपके दिमाग में रहेगा कि पहले मद्रास के निकट सैंथोम को ले लिया गया था, बाद में पौंडीचेरी ले लिया गया था, लेकिन फिर वापस मिल गया। फिर इन्होंने अपनी कोठी बनाई थी, कहाँ, चंद्रनगर में प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बन गई थी। तो एक घटनाक्रम याद रहेगा। अगर डेट नहीं भी याद रह जाती तो क्लास ध्यान से देखते चलिए, एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। फिर जून 1720 की बात है, फ्रांसीसी कंपनी का इंडीज को चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनः निर्माण हो जाता है, और 1720 से 1742 के बीच लीनो और ड्यूमा इनके बुद्धिमत्तापूर्ण शासन में समृद्धि इनके पास फिर से लौट आई। तो फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, याद रखिएगा, 1725 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित जो माही है, और 1739 में कराइकल जो है उस पर कब्जा कर लिया। तो आप देखिए धीरे धीरे मॉरिशस, मालाबार के तट पर जो माही है, कराइकल है, ये सब इनके पास आते चले जाते हैं। फिर फ्रांसीसियों ने 1721 में, मैंने बता दिया, मॉरिशस, मालाबार के तट पर माही, कराइकल सब पर कब्जा कर लिया। पौंडीचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया, और फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। डुप्ले के समय पर फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हो गई थी।
ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, क्योंकि ये व्यापार अपने आप को ये बेहतर साबित करना चाहते हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से इनके आपस में कुछ संघर्ष होते हैं, जैसे कर्नाटक का युद्ध। तो हमें क्या करना है, इन कर्नाटक वॉर को पढ़ना है। पहला युद्ध कब हुआ, 1746 से 1748 के बीच। दूसरा कर्नाटक वॉर होता है 1749 से 1754 के बीच, और इसमें एक और युद्ध याद रखना है, अंबूर का युद्ध है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हमें पढ़ना है, जिसमें वॉन्डिवॉर्स का युद्ध ऐसा होता है जो निर्णायक साबित होता है, और यहीं से फ्रांसीसी सत्ता बिल्कुल सिमट जाती है। यहाँ से इनकी जो व्यापार की दृष्टि से रहते हैं, काफी समय तक रहते हैं, लेकिन बाकी इनके आपस में संघर्ष खत्म होकर के सीमित हो जाते हैं, और अंग्रेजों का यही से वर्चस्व बढ़ जाता है। और आगे अपना व्यापार के साथ साथ फिर आप देखेंगे कैसे ये भारत के और क्षेत्रों पे कब्जा करके ये व्यापार के अलावा भी क्या करते हैं, हमारे देश पर बहुत समय तक शासन भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं आज ये कर्नाटक वॉर एक साथ में कराना चाहती हूँ, मैं एक ही क्लास में आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कर्नाटक वॉर है, इनसे रिलेटेड और भी वॉर हैं, वो मैं एक साथ करा दूंगी। इनकी क्रोनोलॉजी में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास में आपने समझा कि कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी, अब सारी यूरोपियन कंपनी हो चुकी हैं, कौन कौन सी आई हैं। अब आगे हमें बस ये पढ़ना कि इनके आपस में कौन कौन से संघर्ष हुए, युद्ध हुए, और फिर उसके बाद किस संधि के द्वारा ये समाप्त हुए। थोड़ा चीजें समझनी है, इसलिए अगली क्लास में मैं इसको कराऊंगी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों को लग रहा है कि अभी सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करने से काम चल जाएगा, तो देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ये सब्जेक्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है अभी आयोग के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें दिक्कत होती है आपको क्रोनोलॉजी सेट करने में, या फिर जो स्टेटमेंट आ जाते हैं तो आपको उसमें किसी एक स्टेटमेंट के बारे में पता होता है, दूसरा दिमाग नहीं लग रहा होता है। ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो इस तरीके की कंटेंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए नंबर्स दिए गए, इन पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आपको जानकारी मिल जाएगी। कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे या पीडीएफ परचेज कर पाएंगे, ठीक है। सारी जानकारी इसी पे मिलेगी, टेस्ट सीरीज की भी और सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो भी है आपको सारी जानकारी इस पे मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा मेरे थ्रू। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।